Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the new lecture of our D and F block elements chapter. तो लास्ट की क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करा है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस करा था जिसका नाम था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मुझे लगता है कि आप सबने उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है और नहीं देखा है तो बेटा बहुत अच्छे से देखना. जो भी आपके उससे रिलेटेड डाउट्स है आज तक के वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है वो आपका टॉपिक, तो जितना हम इजी वे में आपको समझा सकते थे उतना हमने आपके लिए उस रिस्पेक्टिव लेक्चर को बनाया. ठीक है बेटा, अब उसी तरीके से आज का आपका एक टॉपिक होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा कंपाउंड्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स है आपके सिलेबस में जो आपको करने हैं. जैसे कि कौन कौन से कंपाउंड्स है आपके पास है बेटा, आपके ऑक्साइड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो भी ऑक्साइड्स पॉसिबल होते हैं वो. दूसरा बेटा आपके पास प्रेजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट. तीसरा आपके पास होता है KMnO4. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की क्लास में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं. आज की क्लास में आप डिस्कस करेंगे बेटा ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज योर K2Cr2O7. यहाँ तक का डी एंड एफ नहीं बोलूंगी क्योंकि एफ अभी तक हमने खास शुरू नहीं किया है. कल की क्लास में हम एफ को शुरू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम कल ये चैप्टर खत्म भी कर देंगे. मतलब दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर. ठीक है बेटा, क्वेश्चन साथ साथ में कराती हुई चल रही हूँ तो आप जो भी क्वेश्चंस मैम के साथ करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से करिए. और मैंने आपको हमेशा से ये चीज़ समझाई है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज होता है, वो है डेली का काम डेली करिए. जो भी देखो बेटा बहुत सी चीज़ें यहाँ पे याद रखने की होती है तो आपको याद होनी चाहिए वो चीज़ें बेटा, आपको याद होनी चाहिए, आप भूल नहीं सकते हैं. ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो उसी के साथ ही इसी पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ भाई हमें अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें डेली का काम डेली करना है क्योंकि इतना सब कुछ याद करना है, इतनी सारी चीज़ें याद करनी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एक भी दिन अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारा बैकलॉग बनेगा. और बैकलॉग बाबा से कैसे बचें, बस एक ही तरीका है बेटा कि डेली का काम डेली करो, कभी तुम्हें बैकलॉग नहीं होगा, जिंदगी में कभी बैकलॉग नहीं होगा. ये लिख के ले लो मुझसे, साइन करवा लो. ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा हम अपने आज के रिस्पेक्टिव लेक्चर पे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा. जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं हमारे ऑक्साइड्स. अब तुम बेटा बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर तुम्हें ऑक्साइड शब्द का मतलब पूछा जाए तो इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होता है तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, उसे हम ऑक्साइड कहते हैं. अब देखो ध्यान से, इस बात का मतलब क्या है रिएक्शन ऑफ, लिखेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ एनी एलिमेंट विद ऑक्सीजन. अगर किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन बेटा अगर आप ऑक्सीजन से करा दें, अगर आप बेटा ऑक्सीजन से करा दें तो जो चीज़ आपके पास बन के आती है, जो चीज़ बेटा आपके पास बन के आती है उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो बेटा ऑक्साइड. उस चीज़ को आप क्या बोल देते हो, ऑक्साइड. जैसे कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है. आपके पास है बेटा स्कैंडियम, आपके पास है बेटा टाइटेनियम, आपके पास है वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज. ज़्यादातर जो भी आपसे ऑक्साइड्स पूछे जाते हैं वो इन तक के एलिमेंट्स के ही पूछे जाते हैं. यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो ये आपका ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट होता है, ये बेटा ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट होता है, ये ग्रुप नंबर 5 का होता है, ये 6 का होता है, ये ग्रुप नंबर 7 का होता है. आपको जो है ऑक्साइड ज़्यादातर इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में मैंगनीज तक के पूछे जाते हैं. सवाल ज़्यादातर बेटा वहीं से ही आते हैं. अब आपसे मैं पूछूं कि स्कैंडियम जो है वो कौन सा आपका ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि आपका जो रिस्पेक्टिव ग्रुप है मैंगनीज तक का उसमें जो आपकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके आती है. ये आप सीख चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये चीज़ आपको मैं सिखा चुकी हूँ. तो स्कैंडियम की बेटा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो कितनी आती है आपकी, +3 आती है. टाइटेनियम की कितनी आती है बेटा, +4 आती है. वेनेडियम की कितनी आती है, +5 आती है.
इसकी हाईएस्ट कितनी आती है बेटा, +6 आती है। इसकी हाईएस्ट कितनी आती है बेटा, +7 आती है। क्यों आती थी, याद है ना तुम्हें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी थी, 3d1 4s2। मैं आर्गन वाला पार्ट नहीं लिख रही हूँ, वो अंडरस्टूड है कि पहले आएगा, है ना बेटा। और यहाँ क्या आएगा बेटा आपका 3d2 4s2। यहाँ क्या आएगा बेटा 3d3 4s2। यहाँ क्या लिखते थे बेटा 3d4 4s2। और यहाँ बेटा कितना 3d5 4s2। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट को किस बेसिस पे लिख रही हैं, ये आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सबकी आ चुकी है। अब आप कंपाउंड कैसे बनाते थे आपको याद है, जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं स्कैंडियम, मैं आपके सामने लिखूं ऑक्सीजन, स्कैंडियम के नीचे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ऑक्सीजन के नीचे -2 मल्टीप्लाई करा तो कितना आया स्कैंडियम 2O3 यही आएगा बेटा, स्कैंडियम 2O3 आएगा। तो बस लिख दो, इतनी सी बात है। और क्या है बताओ, स्कैंडियम 2O3। अब तुम इस चीज को सीख गए हो, ये चीज तुम्हें आती है। अब मैं बेटा इसे मिटा रही हूँ, ठीक है, ये आपको आता है। तो फिर उसी तरीके से बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड यानी कि TiO2 बन जाएगा। और बेटा इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आपके पास V2O5। ये बेटा क्या बन जाएगा आपके पास Cr2O6, है ना। तो आप इसे ऐसा करो कि ऐसे बना लो CrO3 भी कर सकते हो आप इसे, है ना। और इसको लिख लो बेटा आप Mn2O7, ठीक है। इस तरीके से आपके पास सारे के सारे जो आपके ऑक्साइड्स हैं वो आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा कि आपकी डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्साइड का क्या मतलब होता है और हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। मैं घूम रही हूँ, साइड में हट गई हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं इतनी चीज़ को सबसे पहले, ठीक है बेटा। तो नींद में भी याद होना चाहिए कि आपके कौन कौन से ऑक्साइड्स बनेंगे। अब अगली चीज़ आपसे क्या पूछी जाती है, अगली चीज़ आपसे बेटा यहाँ पर आती है कि आपको किसी भी रिस्पेक्टिव आप ऑक्साइड को देखो, चाहे वो आपका स्कैंडियम का हो, किसी भी एलिमेंट का हो, है ना। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑक्साइड है उस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो उसके ग्रुप नंबर के ही इक्वल है, ठीक है। इस पर से भी कभी कभी कुछ घुमा फिरा के सवाल पूछ लिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा कहने का मतलब क्या है, तुम सबसे पहले सारे के सारे ऑक्साइड्स लिखो। ग्रुप नंबर 3 का लिखो, है ना, ग्रुप नंबर 4 का लिखो बेटा, 5 का लिखो, तुम ग्रुप नंबर 6 का लिखो, तो ग्रुप नंबर 7 का लिखो, ठीक है। और ग्रुप नंबर 3 का जो तुम्हारा है ऑक्साइड वो क्या है बेटा, स्कैंडियम ऑक्साइड। ये कौन सा है बेटा, टाइटेनियम ऑक्साइड है। ये क्या है बेटा, वेनेडियम ऑक्साइड है। ये तुम्हारा क्या है बेटा, क्रोमियम का ऑक्साइड है। और ये बेटा तुम्हारा क्या है, मैंगनीज का ऑक्साइड है। और तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैंने सबसे पहले इन सब के ऊपर इनके ग्रुप नंबर ही लिख दिए हैं। सबसे पहले बेटा मैंने क्या लिख दिए, इनके ग्रुप नंबर ही लिख दिए। अब तुम्हें यहाँ पर हर जगह पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बेटा। तुम स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो क्या आएगा बेटा, 2x + 3 × -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +3, यानी कि जो आपका ग्रुप नंबर है वही आपकी ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट भी है बेटा। जो आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आपका क्या है, ग्रुप नंबर, स्कैंडियम +3 है और वही आपका ग्रुप नंबर है। ऐसे ही बेटा आप टाइटेनियम के लिए भी निकाल लो, x + 2 × -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आपके पास आ गई +4, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 2x + 5 × -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +5 आ जाएगी, है ना। अब क्रोमियम के लिए निकालो, क्रोमियम के लिए कितना आएगा बेटा, x + 3 × -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, +6। और यहाँ आएगा 2x + 7 × -2 = 0। तो बेटा x की वैल्यू कितनी, +7। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका ग्रुप नंबर आपके ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन के साथ जो है मैच कर रहा है। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि आपके ये रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे आपका वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, ऐसा नहीं है कि ये और ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। इनके बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स पॉसिबल होते हैं, है ना। मैंगनीज की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, Mn3O4 भी होता है, MnO भी होता है, MnO2 भी होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स पॉसिबल है।
देखो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स आपके मैंगनीज के पॉसिबल होते हैं, बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स, है ना। लेकिन बेटा वो हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं, हम वही ऑक्साइड लिख रहे हैं जिसमें कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट है ना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑक्साइड्स और भी पॉसिबल होते हैं, सब कुछ आपके पास कंटेंट पहुँच जाएगा। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपके एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो भी आपका ऑक्साइड है उसमें जो आपके एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। ठीक है, ओके। एक और बात बेटा, लिख लो पहले, 3 स्टार मैंने लगा दिए हैं, भूलना नहीं है बेटा। लिखो। अब क्या आता है बेटा, अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है आयोनिक कैरेक्टर। अब अगला सवाल बेटा जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे आयोनिक कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है और आपको ये सवाल आना चाहिए। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सभी के सभी आपके मैंगनीज के ऑक्साइड्स आपको सवाल में दिए हुए होते हैं और आपसे इन सब का आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कभी कभी एसिडिक कैरेक्टर का भी ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे सवालों को हमें कैसे अप्रोच करना होता है, सबसे पहले ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले बेटा इन सभी कंपाउंड्स की क्या निकालनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो निकालो बेटा, कैसे निकालोगे, आप लिखोगे यहाँ पर x + -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +2, यानी कि यहाँ पर मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कितनी है, +2 है। यहाँ निकालो बेटा, यहाँ पर आपके पास कितनी, पास 3x + 4 × -2 = 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा +8/3, यानी कि अराउंड कुछ 2.6, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी बेटा दैट विल कम आउट टू बी 2.6, करेक्ट। यहाँ पर आएगा बेटा आपके पास 2x + 3 × -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी +3 यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएगी बेटा x + 2 × -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी, +4, यहाँ पर बेटा +4, और ये अभी आपने पीछे निकाला है ये आपका +7 आएगा। सबसे पहला काम है बेटा कि आप इन सब की क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। अब तुम्हें बेटा एक चीज मैं सिखा रही हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है, मैम की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब जैसे बेटा आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जैसे बेटा आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो यहाँ पर आपको आपके कुछ बिहेवियर हैं जिनको पहले ध्यान से सुनना है। जैसे ही बेटा आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ कि आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ना। ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती हैं, ये चीज़ें आपको पता चलती हैं फजान्स रूल से, है ना। कोवलेंट कैरेक्टर बेटा इंक्रीज होता है और आपका लेफ्ट टू राइट जाते समय बेटा जो आपका आयोनिक कैरेक्टर होता है, जो बेटा आपका आयोनिक कैरेक्टर होता है वो होता है बेटा डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक यहाँ पर MnO होगा और सबसे कम आयोनिक यहाँ पर बेटा Mn2O7 होगा। सबसे पहले ये क्यों होगा ये भी मैं समझाऊंगी, पहले मैं सब कुछ तुम्हारे सामने लिख देती हूँ ताकि तुम्हारे पास तुम्हारा कंटेंट चला जाए, फिर तुम आराम से सीख लेना, क्योंकि फिर वो तो 11th का पोर्शन है, वो तुम्हें मैं थोड़ा सा अलग से लेके सिखाती हूँ। ठीक है, पहले बेटा लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ना, आयोनिक कैरेक्टर कम होता है। और इवन तुम ये भी लिख सकते हो कि जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बेटा तो तुम्हारा जो एसिडिक कैरेक्टर है, जो बेटा तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर है वो भी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते समय इंक्रीज हो रहा है। इवन बेटा तुम्हें इन सब का नेचर भी पता होना चाहिए। MnO तुम्हारे पास जो है एक बेसिक कंपाउंड होता है, ये तुम्हारे पास क्या होता है बेटा, एक बेसिक कंपाउंड होता है। Mn3O4 और Mn2O3 ये सब के सब आपके क्या होते हैं बेटा, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ये भी आपका एम्फोटेरिक होता है, ये भी बेटा आपका एम्फोटेरिक होता है और ये भी बेटा आपका एम्फोटेरिक होता है। और ये जो आपका कंपाउंड होता है बेटा ये आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कौन एसिडिक है, कौन एम्फोटेरिक है और कौन बेसिक है बेटा। ठीक है, सबसे पहले ये पेज पे अभी
जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो आपकी नोटबुक में चली जानी चाहिए, सबसे पहले बेटा चली जानी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब एक चीज़ को सीखो जिसको तुमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है बेटा, उस चीज़ का नाम तुमने पढ़ा हुआ है जो कि तुम कहते हो एज फजान्स रूल, है ना बेटा? तुमने पढ़ा हुआ है फजान्स रूल, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ लो, है ना? जितना हम आपको समझा सकते हैं फजान्स रूल समझाते हैं। फजान्स रूल जो होता है ना बेटा, वो हमेशा हमें सिखाता है किसी भी कंपाउंड के बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें कितना है, कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा उसमें कितना है, या फिर बेटा उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर कितना है, ये हमें सिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से आपको सुनना है। अब आपको हमेशा इसमें क्या देखना होता है, आपको हमेशा इसमें देखनी होती है बेटा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखनी होती है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी कम आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ज़्यादा आपका आयनिक कैरेक्टर होता है, और जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा उतना ज़्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव जो होती है, जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा बेटा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। आपको सबसे पहले तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, और ये भी आप कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होता है बेटा ऑफ केटायन, जितना ज़्यादा बेटा आपका केटायन छोटा होता है उतना ही ज़्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना? ये सब के सब रिजल्ट्स हैं जो आपने फजान्स रूल के अंदर पढ़े हुए हैं, है ना? ये सब चीज़ें बेटा जो आपने फजान्स रूल के अंदर पढ़ी हुई है क्लास 11th के अंदर, है ना? अब क्या होता था फजान्स रूल, मैंने आपके सामने रिजल्ट लिख दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और रिजल्ट लिख लो बेटा, वो भी तुम्हारे बहुत काम आएगा, कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जितना बेटा ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर भी होता है। ये चीज़ भी बेटा यहीं पे ऐड कर लो। ये चीज़ भी, ये रिजल्ट्स जो हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए, तुम्हें पता होने चाहिए रिजल्ट्स, ये तुम्हारे बहुत काम आते हैं। रिजल्ट्स बेटा तुम्हारे बहुत काम आते हैं। क्या होता है ना बेटा, जैसे मान लो बेटा कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड है A पॉजिटिव B नेगेटिव, है ना? ये एक टाइप का तुम्हारा क्या है बेटा, ये एक टाइप का तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में हमेशा तुम्हें पता है एक केटायन रहता है, एक एनायन रहता है ना? ये एक टाइप का क्या है बेटा आपका आयोनिक कंपाउंड है। अब होता क्या है, मैं केटायन को इस तरीके से बना लेती हूँ और मैं एनायन को बेटा इस तरीके से बना लेती हूँ। तो बेटा कुछ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एनायन के अंदर, है ना? अब ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड केटायन होता है ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है ना? जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो जो सिचुएशन आपके पास आएगी वो कुछ इस तरीके से आती है ना? इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। जो स्फेरिकल था वो अपनी शेप बदल देता है। मैं केटायन हूँ, मैं इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर अपनी तरफ खींचूं तो ये पहले अगर गोल था तो अब ये ऐसा हो जाएगा, है ना बेटा? अगर ये ऐसा हो जाएगा तो आपको जो सिचुएशन है, आपको जो बेटा सिचुएशन है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी, है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में इन दोनों के आने लग जाएगी। तो मान लो बेटा कि अगर इसका ये न्यूक्लियस था, इसका ये न्यूक्लियस था, है ना? ये इनके न्यूक्लियस हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी यहाँ स्फेरिकली प्रेजेंट थी, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गई है। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है ना? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले लिखूंगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन बिटवीन टू न्यूक्लियस बेटा, इज इन बिटवीन टू न्यूक्लियस, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना? तो हम कह सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है बेटा, शेयर हो गई है। और जब आपकी शेयर हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आप कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ
बढ़ने लग जाते हैं, है ना बेटा। आप किसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ। मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जितना शॉर्ट करके समझा सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में एकदम जितना तुम्हें चाहिए बैठ जाए, उस हिसाब से। उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी फजांस रूल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो शॉर्ट फॉर्म में बेटा इस चीज़ को सीख लो। पहले आपके पास एक कैटायन था, एक एनायन था। कैटायन क्या करता है? कैटायन क्या करता है? एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। खींचने की वजह से कैटायन के न्यूक्लियस और एनायन के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने लग जाती है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड में, तुम्हारे एक आयोनिक बॉन्ड में क्या आने लग जाता है? क्या आने लग जाता है बेटा? तुम्हारे एक आयोनिक बॉन्ड में क्या आने लग जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर आने लग जाता है। तो बस यही है फजांस रूल कि किस तरीके से तुम एक आयोनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो पहचान सकते हो। अब ये तो बेटा कॉन्सेप्ट था। पहचानने का क्या तरीका है? पहचानने का ये तरीका है बेटा कि अगर तुम्हारा कैटायन साइज में छोटा हो जाता है, अगर कैटायन का साइज छोटा हो जाता है ना बेटा, तो वो और पावरफुल हो जाता है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और अपनी तरफ खींच पाता है, जिससे कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा आ जाती है। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने तुम्हारे सामने क्या लिखा है? मैंने तुम्हारे सामने लिखा है बेटा, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि जितना छोटा कैटायन होता है उतना ज़्यादा पावरफुल होता है, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है तुम्हारे कंपाउंड में। क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा। नींद में भी याद होना चाहिए, भूलना नहीं है इस बात को, 1000 बार ये चीज़ काम आती है, ठीक है? ओके। और बस इसी चीज़ का ही हम यूज़ कर रहे हैं बेटा। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर कि अगर तुम अपने साइज ऑफ कैटायन की बात करते हो, है ना, तो उसके जितना ज़्यादा कैटायन का साइज होगा बेटा, उतना ज़्यादा तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, है ना। जितना साइज ऑफ एनायन होगा उतना ज़्यादा बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये बातें किसी बच्चे के दिमाग में से नहीं निकलनी चाहिए। मैम एनायन का साइज ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कैसे होगा? देखो बेटा, अगर इसका साइज, एनायन का साइज छोटा होता है ना, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। तो अगर कैटायन खींचने की कोशिश भी करेगा ना, तब भी नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे न्यूक्लियस ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है। पर अगर उस एनायन का साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, है ना। उसकी पकड़ सारे इलेक्ट्रॉन्स में बहुत अच्छी नहीं होगी। खुद से देखो, एक ये एनायन का साइज है, एक ये एनायन का साइज है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, पर ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपनी फोर्स को ज़्यादा अच्छे से लगा सकता है ना बेटा, ज़्यादा अच्छे से लगा सकता है सबसे पहले। तो इसलिए बेटा अगर एनायन छोटा होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटायन ज़्यादा नहीं खींच पाता, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पकड़ के बैठा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो न्यूक्लियस ज़्यादा लगा रहा होता है। लेकिन अगर एनायन का साइज बढ़ जाए, अगर एनायन का साइज बढ़ जाए और कैटायन आके खींचे, तो 2 मिनट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आके शेयर हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड उस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रहे, जितना बड़ा साइज होता है एनायन का, उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और अगर छोटू सा कैटायन है तो ज्यादा पावरफुल है, एनायन को एकदम से पकड़ के खींच देगा और उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। छोटा साइज जितना बड़ा उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि कैटायन का साइज जितना छोटा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, उसी के बेसिस पे बेटा ये पूरी की पूरी कहानी मैंने तुम्हारे सामने लिखी है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और उतना ही ज़्यादा क्या, एसिडिक कैरेक्टर। क्योंकि बेटा देखो, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स बनाते हैं, तो नॉन मेटल्स के अंदर ही ज़्यादातर कोवेलेंट कैरेक्टर देखा जाता है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम जोड़ दें तो हम इस रिलेशनशिप तक पहुंच सकते हैं। अब जोड़ने में अगर आपको माथा नहीं लगाना तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट ये रिजल्ट ज़रूर याद रख लेना। मुझे बस आपसे इतना ही चाहिए, मुझे बस बेटा आपसे इतना ही चाहिए, है ना। तो ये सवाल ना इधर होना चाहिए, इधर चाहिए मुझे ये सवाल, इधर। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। हमेशा ध्यान रहे, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर होता है।
जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सब लिखवा दिए। अब इसके बाद आता है बेटा एक ये सवाल आपके पास, ये क्रोमियम के ऑक्साइड से भी सवाल पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कितना आएगा, x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, +2, तो 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, +3 आ गई। और यहाँ कितना आएगा यहाँ आएगा बेटा आपके पास x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, +6। ठीक है ये जो कंपाउंड रहता है बेटा, ये आपके पास क्या रहता है, बेसिक रहता है। ये कंपाउंड आपके पास क्या रहता है बेटा, एम्फोटेरिक रहता है। और ये आपके पास क्या रहता है, एसिडिक ऑक्साइड। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर नोट बनाकर लिख देती हूँ, है ना, मैं नोट बनाकर लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ नोट लिख दिया है मैंने। और उसमें मैंने लिखा है एनी ऑक्साइड with highest oxidation state of metal is acidic oxide। अगर तुम्हें एक एलिमेंट है क्रोमियम, उसके बहुत सारे ऑक्साइड्स मिलते हैं, है ना, अगर तुम्हें बेटा उसके बहुत सारे ऑक्साइड्स मिलते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, वो ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगी वो हमेशा एसिडिक ही होगा, वो कुछ और हो ही नहीं सकता। क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, तो इस केस में ये एसिडिक ही रहेगा, है ना। जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, ये भी एसिडिक है। तो बात ध्यान रहे बेटा। किसी को अगर एम्फोटेरिक का मतलब नहीं पता है तो मैं लिख देती हूँ बेटा, अगर आपको एम्फोटेरिक का मतलब नहीं पता है तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है बेटा जो रिएक्ट्स विद both acids and bases, जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं बेटा और बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ध्यान रहेगा, हर बच्चे को ध्यान रहेगा। ओके बेटा, लिखेंगे इस चीज को। आते हैं बेटा अगली चीज पर। अब इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से बेटा आपको ध्यान रखना है आपके वेनेडियम के ऑक्साइड्स भी। इसी तरीके से बेटा आप ध्यान रखेंगे अपने वेनेडियम के ऑक्साइड्स, जिनको हम देखते हैं अभी। कौन कौन से ऑक्साइड्स आपके पास होते हैं बेटा, आपके पास हो सकता है V2O3, आपके पास हो सकता है बेटा V2O4 और आपके पास हो सकता है बेटा V2O5। ये इस टाइप के आपके वेनेडियम के ऑक्साइड्स पॉसिबल होते हैं। सबसे पहले निकालो बेटा इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, +3। यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। यहाँ लिखेंगे बेटा आप 2x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, +4 आ जाएगी आपके पास। एंड यहाँ पर अगर हम आते हैं तो 2x प्लस 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, +5। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा +5। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये आपके वेनेडियम के ऑक्साइड्स हैं। अब इनके नेचर की बात करें बेटा तो ये आपके पास हमेशा बेसिक रहते हैं, ये हमेशा रहेंगे बेटा आपके लेस बेसिक, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो आपका बेसिक कैरेक्टर कम होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना कि ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये बेटा आपके पास क्या होता है, एम्फोटेरिक। देखो आपके वेनेडियम का ध्यान रखना कि आपका जो वेनेडियम होता है वो बेटा ग्रुप जो होता है 5 का एलिमेंट होता है, यानी कि वेनेडियम की जो +5 है वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है और उसका ग्रुप नंबर भी होता है। मैंने आपको अभी यहाँ पर एक चीज़ लिखवाई है कि अगर आपका कोई ऐसा ऑक्साइड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा हाई है अपने ऑक्साइड में, तो वो मैक्सिमम टाइम ऑक्साइड आपका एसिडिक ऑक्साइड ही रहेगा, मैक्सिमम टाइम। लेकिन वेनेडियम के साथ ऐसा नहीं होता, वेनेडियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है ऑक्साइड में, बट स्टिल इट इज़ नॉट एसिडिक, इट इज़ एम्फोटेरिक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
तो जब भी बेटा कभी भी कोई एक्सेप्शन आएगी तो मैं वहाँ पर 2 स्टार लगा देती हूँ। जब भी कोई ऐसा बिहेवियर होगा जो थोड़ा अलग सा होगा, उसके साथ हमेशा 2 स्टार लगेंगे और हम उसे बोल देंगे बेटा एक्सेप्शन। उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? एक्सेप्शन बोल देंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेनेडियम से आपको इतने ही सवाल पूछे जाते हैं। ऑक्साइड्स में जितना मैंने बताया है उतना आपको हर हालत में आना चाहिए। अब बेटा अगर आप इन ऑक्साइड्स की, क्योंकि आपको पता है ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये भी बेटा एसिडिक ऑक्साइड है और ये भी बेटा एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो आपको कैसे पता चलते हैं कि ये एसिडिक ऑक्साइड है? क्योंकि आप इनकी रिएक्शन किससे कराते हो बेटा? आप इनकी रिएक्शन किससे कराते हो? आप इनको किसके अंदर डाल देते हो? आप इनको पानी के अंदर डाल देते हो। और पानी के अंदर डालने के बाद अगर ये एसिड बना लें HMnO4 एंड H2Cr2O7, तो आप उसी वक्त समझ जाएंगे बेटा कि आपके एसिड बनने पर ये जो ऑक्साइड है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है बेटा, ध्यान रहे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहती है। अगर आप किसी भी ऑक्साइड को पानी में डाल रहे हो बेटा और अगर वो एसिड बना रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहेगी। वहाँ पर भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी बेटा +7 है, वहाँ पर भी +6 थी बेटा, यहाँ पर भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहेगी। ये आप कैसे बता सकते हैं? जब ये टूटेगा तो ये H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव में टूटता है बेटा, और ये टूटता है 2H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव में टूटता है। इन आयन के नाम आपको बहुत बार अभी रिपीट होंगे, मैं लिख देती हूँ। ये बेटा आपका परमैंगनेट आयन होता है, परमैंगनेट आयन होता है बेटा, और ये आपका डाइक्रोमेट आयन होता है। ये क्या होता है बेटा? आपका डाइक्रोमेट आयन होता है, परमैंगनेट आयन और बेटा डाइक्रोमेट आयन। तो एसिडिक ऑक्साइड को अगर आप पानी में मिलाते हैं तो ये आपके पास बनता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आप साइड में मैं हट गई हूं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा अब हमें मूव करना है अपने अगले कंपाउंड की तरफ, जिसका नाम है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपने ऑक्साइड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ जान लिया। वेनेडियम के ऑक्साइड्स हैं, मैंगनीज के ऑक्साइड्स हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड्स हैं, कैसे कैसे उनका नेचर बदलता है। आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, है ना, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फिटेरिक है, ये सब चीज़ें जो भी आपके सामने लिखी हैं ये आपको आनी चाहिए, है ना। कैसे हमने डिसाइड करा, कोवलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, फजांस रूल से हमने सीख लिया। कहीं और भी आपका फजांस रूल काम आएगा तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया जिससे आप अपना यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है बेटा आपका सबसे पहला कंपाउंड जिसका नाम है बेटा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आपके सिलेबस में पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो आपको पढ़ना है, जो आपको आना चाहिए। तो शुरू करते हैं बेटा हम अपनी कहानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक ओर की हेल्प से बनता है। जो सबसे मेजर आपका कंपोनेंट है जिससे कि आप अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करते हैं वो आपका एक ओर है। तो सबसे पहले आपको उस ओर का नाम याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्रोमाइट ओर हम लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। अब क्रोमाइट ओर है तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, FeO.Cr2O3। हर बच्चे को, क्योंकि वो क्रोमाइट ओर से बनाया जाता है बेटा, मैं तुम्हें साथ साथ में याद भी करा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना है बातों को। ठीक है, क्रोमाइट ओर से बनता है, क्रोमाइट ओर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, अब कुछ स्टेप्स हैं जिनके अंदर हम इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है जिनको आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आता है बेटा क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप क्रोमाइट ओर को फ्यूज करते हो, यानी कि गरम करके मिक्स करते हो सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। थोड़ा सा एयर आप डालते हैं, एयर का मतलब बेटा O2 यूज करते हैं, है ना, टू गिव सोडियम क्रोमेट। ऐसा करके जो चीज आपके पास बनती है बेटा वो आपके पास बनती है सोडियम क्रोमेट। तो सबसे पहले आपने क्रोमाइट ओर लिया बेटा, क्रोमाइट ओर के अंदर बेटा तुमने एक तो हवा डाल दी यानी कि एयर डाल दी यानी कि O2 डाल दी, और थोड़ा सा गर्म करके आपने सोडियम कार्बोनेट भी मिक्स कर दिया। पहले गर्म करके सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करा, फिर जो चीज बनी उसमें एयर पास कर दी, तो तुम्हारे पास जो बनता है वो बनता है
सोडियम क्रोमेट। ये बात ध्यान रहे। देखो बेटा, ये रिएक्शन है आपके सामने, ये रिएक्शन दी हुई है, ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका पूरा का पूरा कंपाउंड है आपका क्रोमाइट ओर, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं FeCr2O4। आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई? सोडियम कार्बोनेट से कराई, एयर की प्रेजेंस में कराई। क्या बना बेटा? आपके पास बना सोडियम क्रोमेट। नींद में भी याद होना चाहिए, ये है सोडियम क्रोमेट। प्लस रिलीज हो गई आपकी CO2 बाहर, और क्या बचा? Fe2O3 और Na2CrO4, है ना। आपका क्या बचा बेटा? फेरिक ऑक्साइड और सोडियम क्रोमेट। फेरिक ऑक्साइड, सोडियम क्रोमेट और CO2। CO2 दीदी तो उड़ जाएंगी, क्या बचेगा? है ना, तुम्हारे पास बचेगा Na2CrO4 प्लस फेरिक ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, इसको मान लो बीकर है ना, ये ये मान लो बेटा बीकर है। तो बीकर में तुम्हारे पास ये जो सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है Na2CrO4, और जो तुम्हारा मान लो कि ये Fe2O3 है, ये यहाँ एज अ Fe2O3 यहाँ पर होता है। तो जब तुम इसे फिल्टर करते हो, है ना, जब तुम इस रिस्पेक्टिव पूरे के पूरे सोल्यूशन को फिल्टर करते हो, है ना, फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हो, तो ये है तुम्हारा बीकर, है ना। और यहाँ तुमने ऐसे एक छलनी लगा दी, है ना। यहाँ पर तुमने क्या लगा दिया? ये तुमने क्या लगा दिया है बेटा? यहाँ तुमने लगा दिया है फिल्टर पेपर। तो अंदर क्या रह जाएगा? जब तुम छानोगे तो अंदर क्या रह जाएगा? Na2CrO4, और ऊपर क्या है? छन के क्या रह जाएगा? चाय पत्ती, यानी कि क्या? तुम्हारा Fe2O3। तो तुमको अब इसको इस्तेमाल करना है, तुम्हें अब आगे इसको इस्तेमाल करना है। ये Na2CrO4 जो तुमको इस्तेमाल करना है वो यही है, है ना। तो तुम्हें फिल्ट्रेट यूज करना है, रेजिड्यू को यूज नहीं करना है ना। यही आपकी खासियत है इस चीज की कि Na2CrO4 और Fe2O3 आपस में मिलते नहीं हैं, आप उनको आराम से सेपरेट कर सकते हो। इसीलिए ये ध्यान रहे, हम इस प्रोसेस में सोडियम के कंपाउंड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। तो अब क्या है बेटा, जो तुम्हारा ये सोडियम क्रोमेट बनता है, तुम इसको एसिडिफाई कर दो, यानी कि किसी बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड से इसकी रिएक्शन कर दो। यानी कि तुम किससे रिएक्शन कर दो? H2SO4 से रिएक्शन कर दो। तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? तुम्हारे पास बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। बाकी के बाय प्रोडक्ट से मेन प्रोडक्ट तुमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। टू गिव यू Na2Cr2O7, इसको आपा कहते हैं बेटा, इसको आपा कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट बेटा। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम डाइक्रोमेट। इसको हम कहते हैं बेटा सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब तुम इस सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl से करा दो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। सोडियम के साथ बेटा Cl चला गया और बाकी का आयन पोटेशियम के साथ जाके पोटेशियम डाइक्रोमेट बना दिया। यही तुम्हें बनाना था, जिसकी शक्ल क्या होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? K2Cr2O7। यही तुम्हें बनाना था, जो तुमने बना लिया। सबसे पहले तुमने क्रोमाइट ओर लिया, उसमें तुमने उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्यूज करके यानी कि गर्म करके किसके साथ मिक्स कर लिया बेटा? किसके साथ मिक्स कर लिया आपने? आपने मिक्स कर लिया बेटा किसके साथ? आपने उसको मिक्स कर लिया सोडियम कार्बोनेट के साथ, और फिर उसमें एयर डाल दी। तो आपका रिस्पेक्टिव कंपाउंड बना सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3 प्लस CO2। CO2 उड़ गई है, आपके बीकर में Fe2O3 और सोडियम क्रोमेट बचे हैं। छान लो, ऊपर छलनी में चाय पत्ती की जगह पे क्या आ जाएगा? Fe2O3। नीचे फिल्ट्रेट में क्या बच जाएगा? सोडियम क्रोमेट। उसको एसिडिफाई करो, एसिडिफाई करके वो क्या बनेगा? सोडियम डाइक्रोमेट। उसी सोल्यूशन में फिर KCl डाल दो, जैसे KCl डालोगे तुम्हारे पास बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इतनी रिएक्शन जैसी लिखी है ब्लैक बोर्ड पे वैसी की वैसी याद होनी चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आएगा, और सवाल आने के चांस यहाँ से बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं सवाल आने के चांस। पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए था, मिल गया है तुम्हें, मिल गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यही तुम्हें चाहिए था, इसी के लिए इतना रायता फैला रहे थे तुम, है ना। मिल गया है तुम्हें पोटेशियम डाइक्रोमेट? बिल्कुल मैम मिल गया है। ऐसे ही लैब में कोई बनाने को बोले तो बना लेना, क्या परेशानी है, सब तो बता ही दिया है। ठीक है, ओके मैम, जी मैम। चलो
अब इसके कुछ चुन्नू मुन्नी सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैं सिर्फ लिख लाई हूँ, इनको याद करना है, कुछ नहीं है। ऑरेंज कलर का होता है बेटा, ऑरेंज सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट है 670 केल्विन, नहीं पूछा जाता है। कलर बस ध्यान रख लेना, ये कलर किसकी बात हो रही है, ये कलर किसकी बात हो रही है, ध्यान से सुनो बेटा। अच्छा एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया ना कि मैम हम ये इतना रायता क्यों फैला रहे हैं, हम यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं ना, K2CO3, तो मैम यहाँ पर K2CrO4 बन जाता, और फिर मैम हम उस K2CrO4 को एसिडिफाई करा देते तो K2Cr2O7 बन जाता। फिर ये एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों करा रहे हो आप, शुरू में Na2CO3 क्यों ले रहे हो मैम, आप पोटेशियम ही क्यों नहीं ले लेते, आप K2CO3 ही क्यों नहीं ले लेते। अब ऐसा भी तो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए ना मैम, ये थर्ड स्टेप तो मैम हमारा फिर फालतू ही हो गया ना, हमें करना ही नहीं चाहिए था मैम, हमें ये लेना ही नहीं चाहिए था। तो आपके दिमाग में अगर ऐसा सवाल आता है बेटा तो उसका आंसर भी है हमारे पास, उसका आंसर है हमारे पास। देखो तुमने क्या देखा, सोडियम क्रोमेट और Fe2O3 आपस में घुलते नहीं है, दे डोंट गेट मिक्स विद ईच अदर, तो हम उनको सेपरेट इजीली कर सकते हैं, मैंने शुरू में ये बात बोल दी थी। लेकिन अगर तुम यहाँ पर शुरू में ही ले लेते बेटा K2CO3 और यहाँ पर बनता K2CrO4 तो ये दोनों आपस में घुल जाते हैं, फिर तुम्हें इनको अलग करने में इतना माथा लगाना पड़ता कि तुमको लगता है यार यही कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है, पहले उसको वो क्या है गर्म करो, फिर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो दोनों जो हैं बॉयल होंगे, एक पहले होगा एक बाद में होगा, उसका डिस्टिलेशन करोगे, टाइम इतना थोड़ी है अपने पास, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, इसलिए हम शुरू में ही K2CO3 को मिक्स नहीं करते, क्योंकि K2CO3 मिक्स करने पर K2CrO4 बनता है, वो Fe2O3 के साथ बहुत अच्छे से सॉल्यूबल होता है। ये सवाल बोर्ड्स में नहीं आता है, ये सवाल वाइवा में पूछा जाता है, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। ओके मैम, चलो फिर से आते हैं। ऑरेंज कलर का सॉलिड है बेटा, बस याद रखना है, सिंपल सी बात है ना। ऑरेंज कलर के हैं हम जो हैं ऑरेंज कलर के हैं, कौन, K2Cr2O7, जिसने लैब में अभी तक काम किया है ना, बातें नहीं करी है लैब में जाके, उसको पता होगा, उसने यूज किया होगा। K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होता है, इट इज quite soluble in hot water but very less soluble or moderately soluble in cold water। ये तो जाहिर सी बात है बेटा, हॉट वाटर में कोई भी चीज़ ज़्यादा ही सॉल्यूबल होती है, टेम्परेचर बढ़ा देते हो सॉल्युबिलिटी बढ़ती ही है, किसी भी सॉलिड की वाटर में पढ़ते हो, तुम पढ़ के आए हो सॉल्यूशंस चैप्टर में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है नॉर्मल सी, कुछ खास ऐसे सवाल आते नहीं है, बस मैं बोल रही हूँ तो बस तुम सुन लो। अब क्या है बेटा, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एल्केली से, किसी बेस से तो क्या होता है, तुम ये सब छोड़ो, तुम सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग करो, है ना, बैलेंसिंग करते हैं, चलो आ जाओ। तो कितना क्रोमियम, 2 क्रोमियम, तो 2 क्रोमियम, है ना। अब क्या है बेटा कि यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 2 8 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हम लोग एक H2O डाल देते हैं, है ना। जब तुमने यहाँ पर एक H2O डाल दिया तो यहाँ पर तुमने 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो यहाँ पर बेटा तुमने क्या करा, 2H पॉजिटिव लगा दिया, तो तुम्हारी जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई है। तो तुम्हारी जो ये रिएक्शन है बेटा ये क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। सबसे पहले देख लो इसे ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या करा, आपके देखे ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं बेटा, 8 है, 2 4 8 है, वहाँ कितने 7 है, तो मेरे को यहाँ पर 8 और 8 बराबर करने के लिए मैंने एक H2O ऐड कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ पर H पॉजिटिव लगा दिया। अब बेटा इस चीज़ से, इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन से सवाल पूछ लिए जाते हैं, और मैं एक काम ये भी कर सकती हूँ कि अगर मैं इस H2O को तोड़ूँ तो मैं इसे H पॉजिटिव प्लस बेटा OH नेगेटिव में भी तोड़ सकती हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास एक H पॉजिटिव से एक H पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो मैं अपनी रिएक्शन को फिर कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स मी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस बेटा OH नेगेटिव। मैं इस चीज़ को फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो मेरी रिएक्शन ऐसे बदल गई है, मेरी रिएक्शन ऐसे बदल गई है बेटा, ध्यान से देख लो इस चीज़ को। अब क्या होता है बेटा, अब आपसे यहाँ पर से सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना। क्या सवाल पूछ लिए जाते हैं, मान लो बेटा कि मैं इसी रिएक्शन के अंदर जो है pH को कम कर दूं, इस बात का मतलब क्या है कि मैं H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, है ना। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो।
अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट का बनना ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर आप अपना पीएच बढ़ाते हैं, पीएच कम करते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो आपकी जो रिएक्शन का डायरेक्शन है बेटा वो कहाँ चला जाएगा? फॉरवर्ड चला जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि मोर Cr2O7 2 नेगेटिव इज फॉर्म्ड। मैं ऐसा लिख सकती हूँ? हाँ जी मैम, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर आपका जो है पीएच बढ़ा दूँ, यानी कि बेटा मैं OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी। जब भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? कहाँ जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और उससे तुम्हारा डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनेगा। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? क्रोमेट आयन इज फॉर्म्ड मोर, है ना। ये सब चीजें हम किसके हिसाब से बता रहे हैं? हम ली चैटिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से बता रहे हैं बेटा। हम किसके हिसाब से बता रहे हैं? हम बता रहे हैं ली चैटिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। क्लास 11th चैप्टर इक्विलिब्रियम, कि जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को फिर से जो है लाने की कोशिश करता है ना। चाहे रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा या बैकवर्ड लेके जाएगा, कुछ भी करेगा, बट फिर से रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लेके आएगा, है ना बेटा। तो ये है रिएक्शन विद एल्केली, कि अगर आप अपने डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन अगर OH नेगेटिव से कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, और भी क्या सवाल पूछा जा सकता है, सब मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन विद एल्केली, डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन OH नेगेटिव से करते हो तो ये बनता है। अब क्या है बेटा, अगर आप इसको डीकम्पोजिशन करना चाहते हो, इसकी क्या करना चाहते हो बेटा? अगर आप इसकी डीकम्पोजिशन करना चाहते हो तो कर दो, क्या हो गया, तोड़ दो इसको, हीट कर दो। और हीट करने पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास मिलता है पोटेशियम क्रोमेट, है ना बेटा। तुम्हें क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो मिलता है तुम्हें ध्यान रखना है, एक तो तुम्हें पोटेशियम क्रोमेट मिलता है, और ये सवाल पूछा जाता है कि तुमको O2 रिलीज होती हुई दिखाई देती है या नहीं। तो ये ध्यान रहे कि इसके टूटने पर O2 रिलीज होती है, ठीक है। ये जो आपका Cr2O3 होता है, इसका कलर हमेशा ध्यान रहे ग्रीन होता है, ठीक है। ये क्या है? ये है बेटा आपका क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड निकलता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड। पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्रोमेट बनता है। पोटेशियम क्रोमेट का कलर क्या होता है बेटा? येलो होता है ना। और ये आपका क्या होता है? ये तो आप जानते ही हैं कि आपका क्या होता है बेटा? ऑरेंज होता है, करेक्ट। इतना लिखिए आप जल्दी से। इवन बेटा मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक भी बता देती हूँ, ध्यान रखो। ABCD, है ना। जब आप एसिडिक मीडियम करते हैं तो आपको डाइक्रोमेट मिलता है, बेसिक मीडियम करते हैं तो आपको क्रोमेट मिलता है। ए का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर ए का मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम, है ना। बी का मतलब क्या है बेटा? बेसिक मीडियम। सी का मतलब क्या है बेटा? क्रोमेट आयन। और डी का मतलब क्या है बेटा? डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। तो ए देखो एसिडिक मीडियम कर रहे हो ना, ये H पॉजिटिव ज्यादा का मतलब क्या होता है? ये एसिडिक मीडियम ही तो होता है ना, एसिडिक मीडियम। और ये क्या है बेटा? इधर आप क्या लिखेंगे? इधर आप लिखेंगे बेटा बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। तो तुम्हें ध्यान रहेगा जब भी एसिडिक मीडियम होता है तो मोर डाइक्रोमेट आयन इज फॉर्म्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड। सब बता दिया बेटा, सब बता दिया। अब तुम लिख लेना बस, ठीक है। ओके मैम, चलो अब क्या आता है बेटा? अब ये बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब सबसे पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए मैम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बला है, हमें कैसे पता चलता है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? बहुत रायता फैलता रहता है, पता नहीं कितना पढ़ना है। देखो हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर तुम समझ के चीज़ों को करोगे ना तो तुम्हें कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में परेशानी नहीं आएगी। अब देखो कोई चीज़ याद करने की है तो वो तो याद करनी है,
अभी तुमको पता है प्रिपरेशन में रिएक्शन थी तो मैं 100 बार अपने मुंह से बोल रही थी क्योंकि मुझे पता है वो याद करना है। उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ऐसा नहीं है कि पूरा याद करना था, मैंने सारे बताए हैं आपको। बट अगर आप समझ के करोगे ना बेटा तो आपको कभी भी किसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में परेशानी आएगी ही नहीं, है ना। ओके मैम, तो बेटा सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ये कौन है, ये क्या बला है जो हमें पढ़नी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा जो हमेशा दूसरों का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और सेल्फ यानी कि खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ये तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट तो तुम्हें ये याद रखना है, दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। पासपोर्ट एजेंट दूसरों का पासपोर्ट बनाता है, अपना नहीं बनाता है, ठीक है, ऐसे याद करना है, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशन है किस चीज़ की बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब पहचाने कैसे, है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे पहचाने कैसे, पहचान कौन, है ना। अब हम इस चीज़ को पहचाने कैसे बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जो है वो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लायक है, कौन नहीं है। तो मैं लिख देती हूँ एनी एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बेटा कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो वो हमेशा और हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि अगर आप अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो ना तो आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, तो आप उससे नीचे ही आओगे, आप डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ही करोगे, तो आप अपना रिडक्शन ही करोगे, है ना। सबसे पहले बेटा ये है तरीका पहचानने का, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा किसकी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ए डिस्कस करती हूँ आपसे। हम अपना कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट डिस्कस कर रहे हैं बेटा। जब आप उसे तोड़ोगे तो वो बनाएगा 2K पॉजिटिव प्लस बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव। तो सारी की सारी बातें इसके लिए करनी है, सारी की सारी बातें इस डाइक्रोमेट आयन के लिए करनी है। तो हम लिखेंगे बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव है आपके पास, है ना। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये कितना आ गया 12 और 12 कितना 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी आ गई है बेटा, +6 आ गई है। अब आप एक बात बताओ, आप सिंपल सी एक बात बताओ, अगर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, यहाँ नहीं लिखूंगी इस चीज़ को, अगले पेज पे लिखूंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +6। अब तुम खुद से बताओ, अगर मैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ बेटा तो वो कितनी आती है, आर्गन आती है, 3d5 आती है बेटा, 4s1 आती है ना। और अगर तुम क्रोमियम +6 लिखोगे बेटा तो वो कितनी आ जाएगी, सिर्फ आर्गन ही बचेगी, है ना, आर्गन ही बचेगी बेटा। तो 4s तुम 0 लिख दोगे और 3d तुम 0 लिख दोगे, सिर्फ आर्गन ही बचा, है ना। अब ये आर्गन तो बेटा बन चुका है क्या, नोबल गैस। तो क्या अब तुम इसमें और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि तुम क्रोमियम +6 का फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हो बेटा, क्या तुम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें अब इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो वो नोबल गैस से निकालना है, वो नहीं निकल सकता, है ना। तो ध्यान रहे, अब ध्यान रहे बेटा, क्रोमियम +6 ओनली एंड ओनली अब रिडक्शन कर सकता है अपना, वो अपना ऑक्सीडेशन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। जब वो अपना रिडक्शन कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बन सकता है, वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। इसलिए आपका Cr2O7 2 नेगेटिव एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही अच्छा बेटा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है बेटा, यस मैम, समझ गए हो, नहीं हो सकता इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, समझ में आ जाना चाहिए बात एक बारी में, हाँ ओके मैम। तो बेटा ये कहानी है, पहचाने कैसे, जो भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है वो नहीं फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा, वो नहीं करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, यस मैम, बिल्कुल मैम। तो अब तुम सीखो, है ना, अब तुम सीखो इसका ऑक्सीडेशन, है ना।
अब ध्यान रहे बेटा, अब ध्यान रहे कि जो आपका Cr2O7 2 नेगेटिव होता है बेटा, वो आपका एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में ही क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है ना, एसिडिक मीडियम में यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन आपकी रिएक्शन के अंदर होना चाहिए, तभी तो आप अपना एसिडिक मीडियम बना पाएंगे। अब जैसे कि हम रिएक्शन देखते हैं, जब भी बेटा आप एसिडिक मीडियम की बात करते हो तो आपका Cr2O7 2 नेगेटिव का जो आयन होता है वो कन्वर्ट होता है बेटा किसके अंदर, क्रोमियम +3 के अंदर। हमेशा ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप सीखेंगे बैलेंसिंग, है ना, एसिडिक मीडियम में हम कर रहे हैं बेटा बैलेंसिंग। यहाँ पर कितने क्रोमियम है, यहाँ पर कितने क्रोमियम है बेटा, 2 क्रोमियम है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया, है ना। अब बेटा यहाँ पर आप अपना चार्ज निकालो, तो 2x + 7 × -2 = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +6, है ना। यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, +6 आ गई क्रोमियम की। यहाँ क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +3 है ना। यहाँ कितना है, +6 है, यहाँ कितना है, +3 है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे, मैं लिखूंगी कि एक क्रोमियम पे +6 है, तो अगर 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, +12। यहाँ पर इस इन पूरे के पूरे क्रोमियम पे कितना चार्ज है बेटा, +12 है, और यहाँ पर 2 क्रोमियम है और एक पर अगर +3 चार्ज है, तो यहाँ कितना चार्ज है बेटा, +6 है। तो लेफ्ट में +12, राइट में +6, तो इसका मतलब मुझे क्या है बेटा कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। क्या ऐड करने पड़ेंगे बेटा, मुझे यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगली चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स तुमने बैलेंस कर लिए, अब तुम बैलेंस करो बेटा अपने ऑक्सीजन और अपने हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन 7, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो सिंपल क्या करो, यहाँ पर तुम 7H2O ऐड कर दो, क्योंकि तुमको 7 ऑक्सीजन चाहिए तो तुमने 7 ऑक्सीजन ऐड कर दिए। अब तुमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऐड कर दिए, कितने बेटा, 14, तो यहाँ पर तुम 14H पॉजिटिव को भी ऐड कर दो बेटा, है ना, तुम 14H पॉजिटिव को भी ऐड कर दो बेटा। तो क्या तुम्हें कोई परेशानी आने वाली है, बताओ, हो गई तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस, हो गई बेटा। दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस इज योर बेटा बैलेंस्ड रिएक्शन। मैं फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले तुमने 2 क्रोमियम था, 1 क्रोमियम था, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर तुमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, +6 है, तो तुमने देखा कि 2 क्रोमियम, एक पे अगर +6 चार्ज है तो 2 क्रोमियम पे कितना होगा, +12, इस क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, और ये कितने हैं, 2 हैं, तो अगर एक क्रोमियम पे +3 है तो 2 क्रोमियम पे +6 होगा। यहाँ 2 क्रोमियम पे +12 है, यहाँ पर 2 क्रोमियम पे +6 है, तो मुझे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, 6 को, ठीक है। अब आ जाओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7 है, यहाँ कितने हैं बेटा, एक भी नहीं है, तो आपको 7H2 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 7 ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिए, है ना। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पर तुमने इंटरफेयर करा दिए, फालतू में ले आए हो, कितने, 14, तो यहाँ पर 14H पॉजिटिव तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, और अब तुम्हारी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब तुम्हारी रिएक्शन बेटा बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। अब इतना लिखो, तब तक मैम पानी पीती है। लिखो बेटा, कोई भी डाउट मुझे इस चीज़ में नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे से, लिखेंगे बेटा। ठीक है बेटा। चलें आगे। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास अगली चीज, वो ये है कि ये बहुत सारे आपके रिस्पेक्टिव जो आयंस हैं उनको क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। कैसे, देखो, NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +3 है, यहाँ कितनी आती है, +5, तो आपको इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन सबका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रोमीन -1 है तो यहाँ 0 है तो ऑक्सीडेशन है, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
यहाँ बेटा कितना है +4 है, यहाँ कितना है बेटा +6 है। तो इट इज एक्टिंग इन ऑल ऑफ दीज रिएक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम इसमें से सभी की बेटा सबसे पहले इंडिविजुअली क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, है ना। सबकी बेटा हम एसिडिक मीडियम में सबसे पहले बैलेंसिंग करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपके पास आता है बेटा कि आप NO2 -1 से जा रहे हैं बेटा आप किस में, NO3 -1 में, है ना। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ कितना चार्ज है बेटा +3 और यहाँ कितना है +5। तो आपको तभी के तभी यहाँ पर क्या ऐड करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने पड़ेंगे। कर दिया इलेक्ट्रॉन को ऐड, ठीक है मैम। यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2, वहाँ कितना है 3, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक H2O ऐड करना पड़ेगा। 2 और 1 मिलाकर 3 ऑक्सीजन हो गए। अब तुमने यहाँ पर हाइड्रोजन फालतू में ले आए हो तुम, तो बस जितने हाइड्रोजन लेकर आए हो उसके हिसाब से बेटा अपना H पॉजिटिव को ऐड कर दो। तो तुम्हारी ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस्ड। सबसे पहले मैं इन सब रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना सिखाऊंगी। हो गई, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आराम से देखना है। अब यहाँ देखो बेटा आपके पास क्या था Br -1, यहाँ क्या आपने बनाया बेटा Br2। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ तो बेटा 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ तो 2 ब्रोमीन है नहीं, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इस ब्रोमीन पे -1, इस ब्रोमाइड आयन पर -1 का चार्ज है, उस पर तो 0 है। तो 1 पर कितना चार्ज है बेटा -1 और है कितने 2, तो कितना -2 का चार्ज हो गया। तो आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा बेटा, बस। कोई ऑक्सीजन वॉक्सीजन कुछ है ही नहीं और रिएक्शन तुम्हारी बड़े प्यार से बैलेंस हो गई बेटा, बहुत प्यार से बैलेंस हो गई, है ना। सिमिलरली बेटा यहाँ पर आओ, ये क्या है I-1 है, किस में जा रहा है बेटा I2 में जा रहा है। फिर से इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, मतलब 1 ही है आयोडीन, तो आपने इसको 2 कर दिया, है ना। तो कितना बेटा 1 पर -1 चार्ज है, तो 2 पर कितना चार्ज हो जाएगा -2। यहाँ कितना बेटा 0 चार्ज है, आपको यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, बस। कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हें आता है, ये सब तुम्हें आता है बेटा। मैं तो फिर भी बता रही हूँ, पर इसमें कुछ है नहीं, है ना। ये सल्फाइट आयन है बेटा, ये आपका क्या है सल्फेट आयन है ना। अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ कितना है +4 है, यहाँ कितना है बेटा +6 है। तो आप पहले ही बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, तो तुम्हारा चार्ज हो गया बैलेंस, है ना। उधर +4 है, इधर +6 है, तो चार्ज हो गया बैलेंस। अब इधर 3 है, उधर 4 है, तो सिंपल बेटा हम क्या करते हैं, एक H2O ऐड कर देते हैं। और जब तुमने यहाँ पर इतने छेड़छाड़ कर ही दी है, तो यहाँ पर तुम 2H पॉजिटिव भी ले आओ, बस हो गई रिएक्शन बैलेंस। तुमने इन चारों रिएक्शन को बड़े ही इजीली बैलेंस कर लिया है ना। अब बेटा ये सब की सब जो रिएक्शंस हो रही है ना, ये भी आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है ना। यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम इनमें से किसी भी एक रिएक्शन को उठा लेते हैं, है ना। हम इनमें से बेटा किसी भी एक रिएक्शन को उठा लेते हैं। देखो जैसे कि मैं तुम्हारे सामने एक सवाल लिखती हूँ बेटा, मैं तुम्हारे सामने एक सवाल लिखती हूँ, तुम्हें कहता है कि तुम्हें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या रिएक्शन है कि Cr2O7 2 नेगेटिव रिएक्शन करता है सल्फाइट आयन के साथ और तुम्हारे लिए प्रिपेयर करता है सल्फेट आयन प्लस क्रोमियम +3। हो सकता है बेटा कि वो तुम्हें ये प्रोडक्ट भी ना दे, तो तुम्हें प्रोडक्ट भी याद रखने हैं, है ना। ये क्या ऑक्सीडाइज करके बनाता है वो तुम्हें याद होना चाहिए, ये क्या रिड्यूस होकर देता है, ये क्या ऑक्सीडाइज होकर बनाता है, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रहे, देखो यहाँ क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6 है और यहाँ कितनी है +3 है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। यहाँ बेटा कितना है +4 है, यहाँ कितना है बेटा +6 है, यहाँ कितना हो रहा है बेटा
ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या आएंगी, आपको इस चीज़ में भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं निकाल के लिख देती हूँ बेटा, मैं यहीं लिख देती हूँ निकाल के, है ना। यहाँ कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ लिखोगे x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, +4। x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू बेटा कितनी, +6। तो मैंने खुद ही लिख दिया है, ये मैंने खुद ही लिख दिया है बेटा, ठीक है, ध्यान रहे। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हो, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, +3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +3। ऐसे यहाँ पर भी निकाल लो, x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू कितनी बेटा, +5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, +5 आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। नाउ वी हैव दिस रिस्पेक्टिव रिएक्शन। अब क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, अब आपको इसको बैलेंस करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का डाइक्रोमेट आयन है, उसके साथ एक रिएक्टेंट लिया है। ये हमेशा किसकी तरह काम करेगा, ये हमेशा किसकी तरह काम करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। तो ये आपके सल्फाइड को हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपके सल्फाइड आयन को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, हर हालत में कन्वर्ट करेगा बेटा सल्फेट आयन के अंदर, है ना। ये हमें याद रखना है बेटा, ये हमारा खुद का काम है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें सबसे पहले लिखना है एक तरफ अपनी रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन, और एक तरफ तुम्हें लिखनी है बेटा अपनी ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन, है ना। सबसे पहले तुम्हें इन दोनों को लेफ्ट और राइट में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसे कंप्लीट बैलेंस कर लेना। हम बैलेंस पहले ही कर चुके हैं, तो मैं खुद से ही लिख दे रही हूँ, है ना बेटा, हम पहले से ही बैलेंस कर चुके हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ आपके पास आते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव, तो ये आपका बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितना बेटा, एक H2O यहाँ पे ऐड कर दो, प्लस 2H पॉजिटिव ले लो, है ना। ये आपके पास दोनों की दोनों रिएक्शंस आपकी बैलेंस मैंने लिख, देखो बेटा दोनों रिएक्शन को मैं बैलेंस करना पीछे सिखा चुकी हूँ, और अब तुम्हें ये चीज़ें आती है, बस मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, तो ध्यान रखना डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना होता है बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। अब ये बैलेंस होने के बाद बेटा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हो, जब भी बेटा कोई रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हो, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली दोनों रिएक्शंस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होने चाहिए, ये आप भूलेंगे नहीं, है ना। मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के लिख दिया है, जो भी आपकी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है और जो आपकी रिडक्शन वाली रिएक्शन है उसके आपके इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, है ना। ये आपकी कौन सी रिडक्शन वाली रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन। बेटा पूरा ध्यान से समझा रही हूँ, एक एक चीज़ समझा रही हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, 3 से, तभी इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान सेम रहेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को नाम दे देते हैं बेटा सेकेंड रिएक्शन, और इस रिएक्शन को नाम दे देते हैं बेटा फर्स्ट रिएक्शन। तो बस ऐड कर लो, है ना, लिख लो यहाँ पर कि रिएक्शन जो तुम्हारी फर्स्ट है उसको ऐड करना है रिएक्शन सेकेंड के साथ, बस उस रिएक्शन को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, ऐड करो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस बेटा 3 इंटू सल्फाइड आयन
gives you 2 into chromium plus 3 प्लस 7H2O, राइट वाला बेटा राइट वाले के साथ ऐड कर लो, प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस बेटा 3 2 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 2 6 H पॉजिटिव। ये पूरी की पूरी बेटा कंप्लीट रिएक्शन आपके पास आ जाएगी। अगर आपने रिएक्शन को लिखा और अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, अगर आपने बेटा रिएक्शन को लिखा और अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल लेकर पूरा का पूरा समझा दिया, एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताई है कैसे आपको करना है। ठीक है, पहले बेटा दोनों का इंडिविजुअल बैलेंस कर लो, देख लो दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पूरी की पूरी रिएक्शन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान दोनों तरफ सेम हो। ठीक है, उसके बाद दोनों को लिख दो बेटा, है ना, हमने सही लिखा है ना, कोई गलती तो नहीं करी हमने। 3H2O प्लस 3 सल्फाइड 2 CrO3 दिस एंड देन 3 सल्फेट। हाँ, बस यही देखना था कि हमने एकदम सही से लिखी है। तो ये पेज तुम्हारे लिए बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है ना, आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर चीज़ें समझ लोगे तो कभी नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं फंसोगे। तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना बेटा। अब ऐसे ही किसी को भी अपना बैलेंस करना, जैसे तुम्हें एक होमवर्क दे दूँ बेटा, होमवर्क एक अब तुम बैलेंस करना, है ना, इसको पूरा बैलेंस करना, देखना तुम्हारे से बैलेंस होती है कि नहीं। तो तुम क्या करना बेटा, Cr2O7 नेगेटिव की रिएक्शन करना बेटा तुम NO2-1 से। अब तुम खुद ही से इसके प्रोडक्ट लिखोगे, क्योंकि तुमको ना बेटा वो ऐसा ही सवाल देगा, वो इवन तुमसे ये भी नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट क्या है, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम NO2-1 से रिएक्शन कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO3-1 में। ये भी तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। होमवर्क कर लेते हो बेटा तो लिखा करो ना, होमवर्क डन। मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो। अब आ जाओ बेटा, फिर से थोड़ा सा लर्निंग पार्ट आ जाता है, बट कोई बात नहीं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, उनको पता है ये उनके एग्ज़ाम के लिए है। मैम को थोड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हें ये सब पढ़ाने में, मतलब ऐसे नहीं कहूँगी पढ़ाने में, बट ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें याद भी करनी होती हैं, तो वहाँ पर हमें और आपको हाथ में लाना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, हम इसे भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ वी हैव अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन, है ना। तुम सॉल्ट एनालिसिस करते हो, तुम्हारी टीचर बोलती है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्लोराइड आयन है, तो तुम बोलना रुकिए, रुक जाइए, हम ज़रा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपको करके दिखाते हैं। तो अब तुम्हें आना भी तो चाहिए कि उसको करना कैसे है। वाइवा में तो बोल दोगे कि हाँ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करेंगे, उसने कुछ पूछ लिया तो सुनो ध्यान से, करना क्या है, कैसे उसका मुंह बंद करना है। सबसे पहले क्या करोगे तुम लोगे बेटा अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, डब्बा खोलना, हल्का सा स्पैचुला से निकाल देना, उसमें मिक्स कर देना तुम NaCl, कर दिया मिक्स। और फिर उसके अंदर जो तुम्हारी टेस्ट ट्यूब होगी उसमें वॉल्स के अराउंड, है ना, ऐसे टेढ़ा करके और फिर H2SO4 डाल देना। जैसे तुम H2SO4 डाल दोगे, डालते ही द मोमेंट यू एंटर द H2SO4 तुम्हें रेड कलर के ऐसे वेपर से तो धुआं सा निकलता हुआ दिखाई देगा। ये तो डरने का नहीं है, थोड़ा सा ही धुआं होता है। जो वो धुआं होता है वो पूछेगा किस चीज़ का धुआं, तो तुम बोलोगे भाई CrO2 Cl2 का धुआं, है ना, इसका धुआं। इसी को ही इसी शख्स को ही हम कहते हैं क्या, इसी का ही नाम है बेटा, इसी का ही नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। यही हमारे क्रोमाइल क्लोराइड भैया हैं, है ना। अब बोलेगा अच्छा अगर ज़रा रेड फ्यूम्स तुम्हारी मैं पास कर दूं NaOH से तो तुम्हारा क्या बनेगा, बोल दो भाई येलो सोल्यूशन बनेगा, येलो, पूरा सोल्यूशन येलो। ये टेस्ट ट्यूब थी इसमें सब कुछ येलो, डर्टी फेलो, बहुत ही घटिया पीछे था, येलो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, उसमें फिर तुम क्या डालोगे बेटा, लेड एसीटेट डालोगे। क्या डालोगे तुम, डालोगे लेड एसीटेट। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है लेड एसीटेट, है ना। बढ़िया से जाना अपने लैब वाले कमरे में, देखना लेड एसीटेट वाली बॉटल उठाना, उसमें से ड्रॉपर में से एक ड्रॉप उठाना और डाल देना। जो तुम्हारा सोल्यूशन है ना बेटा, जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा, जैसे टेस्ट ट्यूब होगी ना, अब जैसे ये तो बेटा क्या है कि ये तो पूरा का पूरा
अपना ऐसे येलो सोल्यूशन तो होगा ही होगा, और यहाँ पर थोड़े से पीपीटी बन जाएंगे बेटा। ये क्या बन जाएंगे अपने, ये अपने प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और प्रेसिपिटेट किस चीज़ के बनेंगे, आपके लेड क्रोमेट के येलो कलर के प्रेसिपिटेट। ये थोड़ा येलो डिफरेंट सा बना देते हैं अपन, ऐसा येलो बना देते हैं। तुम समझ जाना बेटा कि ये ऐसे येलो है, हल्का सा ग्रीन का टच आ रहा है बट येलो समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पर बेटा अपना येलो सोल्यूशन ही बनेगा पूरा, ये बेटा अपना येलो सोल्यूशन ही बन जाएगा, है ना। यहाँ पर नीचे थोड़े से पीपीटी दिखाई देंगे। यहाँ क्या दिखाई देंगे बेटा, अपने को क्या दिखाई देंगे, पीपीटी दिखाई देंगे। ये पूरा येलो सोल्यूशन होगा और यहाँ पर अपने पास येलो कलर के पीपीटी हो जाएंगे, येलो कलर के पीपीटी बेटा बन जाएंगे। तो ये अपने पास होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो बेटा अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें रेड कलर के वेपर्स दिखाई दे रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड के, और तुम्हें फिर येलो सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, और फिर तुम्हें बेटा येलो पीपीटी दिखाई दे रहे हैं, तो तुम समझ जाना, ठीक है। यस मैम। अब अगली चीज़ क्या आती है, रिएक्शन विद H2O2। इसमें कुछ नहीं है, बस याद कर लेना, छोटी सी चीज़ है कि जब तुम अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2O2 में डालते हो तो तुम्हें CrO5 मिलता है, और ये ब्लू कलर का होता है। मैंने कलर भी लिख दिया है, तो बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। इसमें ना बेटा एक छोटी सी चीज़ कभी कभी पूछ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, तो तुम ऐसे ध्यान रख लेना कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बटरफ्लाई तो सभी ने ही देखी होती है ना। तितली, वो ऐड तो सुना ही होगा, तितली में रंग कौन भरता है ना। तो वो आपके बालों में रंग भरना हो तो वैस्मॉल का ऐड आता था, आई यूज्ड टू रिमेम्बर, तो वहीं से ही थोड़ा मुझे याद आ गया। तो बेटा CrO5 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम, तो बेटा कैसे निकालोगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इस क्रोमियम के ऊपर इस ऑक्सीजन की वजह से, इस पे -1 है तो बेटा +1, यहाँ -1 है बेटा तो यहाँ +1, यहाँ -2 है बेटा तो यहाँ +2, यहाँ बेटा -1 है तो इसकी वजह से +1, यहाँ -1 है तो +1, टोटल आ जाएगा बेटा +6। यानी कि आपको ध्यान रहे बेटा कि जो CrO5 होता है उसके अंदर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। नींद में भी ये बात याद होनी चाहिए, किस में होता है बेटा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये बात किसी बच्चे के दिमाग में से ना निकल जाए। ओके मैम, याद रहेगा। मैं हट गई हूँ बेटा, पॉज करके लिख लो इसे। उसके बाद अब इसका स्ट्रक्चर, अब क्या होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर, अब जरा इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, है ना। स्ट्रक्चर बेटा, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने पास CrO4 2- का, यानी कि क्रोमेट आयन का, जो कि हमारे पास येलो कलर का होता है, जो कि बेटा हमारे पास येलो कलर का होता है, और ये टेट्राहेड्रल होता है। ये क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 होती है। NCERT sp3 कहती है, बट अगर हम JEE मेंस और एडवांस में जाते हैं तो थोड़ा SD3 आ जाता है, बट बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में हम वहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे बेटा, CrO4 2-, ये आपका स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 आती है इसकी, ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद बेटा जो दूसरा हमारा कंपाउंड है दैट इज डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन है जो होता है हमारे पास Cr2O7 2- बेटा, और इसका कलर क्या होता है हमारे पास, ऑरेंज होता है। और बेटा ये जो है ये भी टेट्राहेड्रल होता है, ये भी बेटा क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसकी भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, इसकी भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। तो वी आर हैविंग
ये है इनके स्ट्रक्चर्स, बस ध्यान रख लेना। ज़्यादा बेटा स्ट्रक्चर पे सवाल आपको बोर्ड्स के लेवल पे नहीं आते, बट जितना मैम बता रही है उतना तो आपको आना ही चाहिए, वो आप नहीं छोड़ सकते, किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। और मैम के नोट्स के बाहर कुछ आएगा नहीं, तो मैम के नोट्स को ही करना है, बहुत अच्छे से करना है ना। बहुत डिटेल में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश हम करते ही हैं, है ना। चलो अब बेटा कुछ प्यारे प्यारे से यूजेस हैं, उनको याद करना है। जो याद करना है उसमें बहुत दुख होता है, पर ये दुख जो है वो कुछ ही समय का ही है, क्योंकि पेपर ख़त्म होने के बाद तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम H पॉजिटिव में डाल देते हैं तो क्या होता है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट कुछ समय की बात है, याद कर लो, ठीक है। तो यूजेस, कुछ एलम्स होती हैं आपके क्रोमियम की, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे कि आपकी लैब में बहुत सारे पर्पस में वो यूज़ होता है, बहुत सारे कन्फर्मेटरी टेस्ट में यूज़ होता है, जैसे कि आपका क्रोमाइन क्लोराइड टेस्ट ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत सारी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करता है, बहुत सारे आयंस को ऑक्सीडाइज करता है, आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, सल्फाइड, ये वो, तो इट्स एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आपने खुद से देखा। और क्या है बेटा, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, टैनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये आपका जो है सारा का सारा यूजेस है, ये आपको सिंपल याद रखना है। एनसीईआरटी के यूजेस हैं, जैसे लिखे हैं बेटा वैसे के वैसे याद करने हैं। तो मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शंस, वहाँ से बेटा सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, अब हम लेते हैं बेटा अलविदा, है ना। हम लेते हैं बेटा आप क्या, अलविदा। और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये हमेशा करते हैं, डेली का काम डेली। मुझे जो भी बच्चा डेली का काम डेली करता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे डेली का काम डेली। मुझे भी पता होना चाहिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो डेली का काम डेली करते हैं, है ना, मैम की बात को मानते हैं और उसके हिसाब से डेली का काम डेली करते हैं, मुझे भी तो ज़रा पता हो, है ना। चलो इसी पॉजिटिविटी के साथ, और तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो, तुम मेरे साथ साथ बेटा लेक्चर्स पे चल रहे हो, इस बात की मुझे श्योरिटी तुमसे चाहिए। ऐसे मुझे नहीं मज़ा आएगा पढ़ने, मुझे पता ही नहीं चलता तुम कहाँ हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ पहुँचे हो, अभी क्या घर से निकले हो या पहुँच गए हो मुझे भी तो थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यस मैम डेली का काम डेली हम कर रहे हैं एंड वी आर विद यू, हम पैरेलली आपके साथ चल रहे हैं, आपके लेक्चर के साथ पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।